नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। बीते दिनों भारतीय जुडिशरी के लिए यानी भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे दिन रहे कि एक बड़े वर्ग ने कहा कि साहब, सुप्रीम कोर्ट से वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुए बलात्कार और हत्या, उस मामले में ममता सरकार को बहुत बड़ा थप्पड़ लग गया। दूसरी तरफ अजमेर का एक फैसला आया जो 1992 की घटना है, बीभत्स घटना, और उसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आधिकारिक रूप से कहा तो जाता है 100, लेकिन वो संख्या 240 के लगभग पहुंचती है, जब 1992 में अजमेर के एक प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज की 11वीं और 12वीं की बच्चियों का न सिर्फ शारीरिक शोषण बल्कि उनकी ब्लैकमेलिंग और हर तरह से प्रताड़ना, और एक व्यक्ति द्वारा नहीं, दो व्यक्ति द्वारा नहीं, सामूहिक रूप से अजमेर में उस कथित दरगाह का खादिम परिवार, जो उसका मालिक परिवार है, जो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाता है, वहां मुख्य अभियुक्त उस घराने से आता है। 1992 का वो दौर याद कीजिए। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार हुआ करती थी, राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था, और तब ये सोशल मीडिया भी नहीं था। और मैं तो इस बात का संतोष व्यक्त करता हूं कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, वरना जब फैसला आ रहा है, एक फैसला पहले आया 9 अभियुक्तों को, उसके बाद एक फैसला और आया, 6 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सोशल मीडिया अगर होता तो आप सोचिए 1992 की उस घटनाओं के तमाम वीडियोस इस समय टहल रहे होते। 1992 में जो बच्चियां 11वीं और 12वीं में थी, हमसे थोड़ी सी ही जूनियर होंगी। आज के समय में उनकी उम्र उस पड़ाव पर होगी जहां उनकी खुद की बच्चियां 11वीं और 12वीं में पढ़ रही होंगी। लोगों ने कहा साहब न्याय मिल गया, न्याय मिल गया, न्याय मिल गया। क्या वाकई न्याय मिला? 32 साल बाद जिला अदालत से। जी हां, अभी जिला अदालत, इसके बाद हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, वहां से फैसला आता है। एक शेर मुझे याद आता है बाबा जी, भारतीय न्याय व्यवस्था पर, कि सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना। सबको कायदे से चलने वाले 32 साल में जिला अदालत से फैसला दे रहे हैं और कहा जा रहा है देश में कि न्याय मिल गया। मैं चाहूंगा कि आप 1992 की वो घटना उस समय आपके जहन में रही होगी, हम में से बहुत सारे लोगों के जहन में है जो उस समय के अखबारों में था। ये पूरी घटना क्या है, और जो ये 32 साल बाद जिला अदालत से अभी न्याय का टुकड़ा हासिल हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? वो पूरी घटना क्या है, उसका जरा वृतांत बताइए सर। सर, घटना प्रकाश में आई थी 1992 में। बाय चांस मैं उन दिनों राजस्थान में ही बूंदी में पोस्टेड था, मैं साई कोच था। बूंदी जो है एक पुरानी रियासत है, जिला है। कोटा एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है। आप जानते हैं कोटा आजकल आईआईटी और जो है मेडिकल के और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए बहुत बड़ा गढ़ है। वही कोटा से जब आप जयपुर एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, एक सेकंड के लिए सर, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। दर्शकों से मैं अपील करूंगा, बाबा जी लगातार यात्रा में हैं और अपने फोन नेटवर्क से ये वीडियो कर रहे हैं, इसलिए बाबा जी के वीडियो में अगर कोई समस्या हो, लेकिन ऑडियो में कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए दर्शक सहयोग करेंगे जी। तो कोटा से 32 या 34 किलोमीटर दूर बूंदी है। बहुत ही छोटा शहर था उन दिनों। मैं बूंदी में पोस्टेड था। तो बूंदी में पहली बार राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस खबर को ब्रेक किया। एक्चुअली खबर ब्रेक की थी अजमेर के एक बहुत छोटे से सांध्य दैनिक ने, जिसकी सर्कुलेशन मुश्किल से 500 थी। उस व्यक्ति ने हिम्मत करके इस खबर को छापा। हालांकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बाद में उसकी भी हत्या हो गई। उस निर्भीक संपादक, पत्रकार, अखबार मालिक की को भी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो सर, जब ये खबर आई तो तहलका मच गया। इस खबर की सच्चाई यह है कि वो जो दरगाह के खादिम परिवार है, वो बड़े संपन्न लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिकली, सोशली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से। उनके परिवार के एक लड़के की एक लड़की से दोस्ती हो गई। उस लड़की
को उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि अपनी फलानी सहेली को भी लेकर आओ। वह सहेली सिर्फ चाय कॉफी पीने के बहाने एक रेस्तरां में चली आई। ये वो जमाना था जहां लड़कियां वाकई इतनी स्वच्छंद नहीं थी जितनी आज है। समाज इतना स्वच्छंद नहीं था और किसी के साथ कॉफी चाय पी लेना भी परिवार से चोरी बहुत बड़ा मैटर था परिवारों के लिए। तो वो मुझे याद है, आज भी याद है, शुरुआत सिर्फ इस बात को लेके आई थी कि उसने कैमरे से फोटो खींच ली थी रेस्टोरेंट में बैठे हुए कि तुम्हारी मम्मी को ये फोटो दिखा दूंगा कि तुम जो इस तरह स्कूल छोड़ के घूमती हो। यहां से उस बच्ची की ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। फिर उसको कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में उसकी फोटोग्राफ्स ले ली गई। फिर उसको बोला गया तुम अपने उस फलानी सहेली को लाओ। और ये नेटवर्क जो शुरू हुआ, अजमेर के एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूलों की एक चेन हुआ करती थी, अभी भी है, हुआ करती है, क्रिश्चियन स्कूल, गर्ल्स स्कूल की थी। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। और सर ये जो 100-200 की संख्या बताई जाती है ना, ये गलत बात है। 4 साल तक ये शोषण हुआ था और इसकी संख्या हजारों के ऊपर। और बाद में तो ये इतना बड़ा नेटवर्क बन गया था कि इसमें स्थानीय नेता, पॉलिटिशियंस, मतलब विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी और अफसरों तक वो लड़कियां पहुंचाई जाने लगी थी। इतना बुरा हाल हो गया था। और बाद में सर इतना भयावह था ये केस, कैन यू इमेजिन कि एक लड़की को ब्लैकमेल करके सबसे पहले उसकी बड़ी बहन को बुलाया गया, उसकी बड़ी बहन को फंसाया गया, फिर उसके बाद उनकी भाभी को बुलाया गया, उसकी भाभी को उसकी दोनों नंदों की फोटोग्राफ दिखाई गई। ये सारा सर ये मैं अखबारों में छपी हुई घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं आपसे। और सर ये अच्छा, बहुत नामी बड़ा महंगा स्कूल था। अब आप बताइए किसी शहर में सबसे महंगे स्कूल में किन परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं? शहर की क्रीम। 99.9% girls were Hindus of the cream families of अजमेर सोसाइटी। अच्छा आपको मैं एक और बात बता दूं, अजमेर शिक्षा का गढ़ रहा है सर, आज से नहीं। जो मेयो कॉलेज है, विश्वविख्यात मेयो कॉलेज अजमेर में है, आपने नाम सुना होगा। मतलब वो जमाना था कि मेयो कॉलेज का रुतबा दून स्कूल के बराबर था। मतलब मेयो कॉलेज में एडमिशन हो जाना, सिंधिया स्कूल, मेयो कॉलेज है, ये बड़े स्टेटस सिंबल माने जाते थे। लॉरेंस का सनावर उस लीग के स्कूल थे अजमेर में, हैं, ठीक है, हैं सर। तो सर बात यह कि पूरा हिंदू समाज राजस्थान का प्रभावित हुआ। मुझे याद है सर, लोग दहशत में जीते थे। मतलब यह हो गया था, एक ब्रांडिंग हो गई थी कि फलाने स्कूल की पढ़ी हुई बच्ची। शादियां होनी बंद हो गई थी लड़कियों की, अजमेर की लड़कियों की शादी होनी बंद हो गई थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेरेंट्स इस तथ्य को छुपाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन वाले कोर्स में था और उस समय जब ये बात धीरे धीरे आई निकल के, तो मुझे जहां तक ध्यान है कि आप तो कंफर्म करेंगे, कुछ बच्चियों ने आत्महत्याएं भी की, कुछ सुसाइड्स भी हुए। पूछना नहीं है सर, पूछना नहीं। अब मैं ना अपना एक व्यक्तिगत निजी विचार रखना चाहता हूं। आपको याद होगा हैदराबाद का एक कांड हुआ था जिसमें एक महिला जब लौट रही थी तो उसको कुछ लोगों ने पकड़ के वो एक सुनसान पुल के नीचे ले गए
और 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जी बड़ा आउटरीच हुआ था। ये बात है आज से 3-4 साल पुरानी होगी, 3-4 साल, 4 साल, बिल्कुल, और 5 साल। फिर इनकाउंटर भी हुआ था सर। जी और 3 दिन बाद ही पब्लिक आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद अपना तेलंगाना सरकार ने उन 4 का एनकाउंटर कर दिया। मैं बाई चांस जिस वक्त ये एनकाउंटर की खबर आई तो आई वाज सिटिंग इन द हाउस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। हमारे मित्र हैं दिल्ली में, उनकी पत्नी भी सुप्रीम कोर्ट की ही वकील हैं। हम लोग तीनों चर्चा करने लगे। मैंने कहा यार ये तो गलत है। वो 4 कोई अतीक और मुख्तार की तरह कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के माफिया नहीं थे, वो सामान्य क्रिमिनल्स थे। आई थिंक दे शुड हैव बीन ट्राइड इन द कोर्ट। और मैंने उस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग, उस एनकाउंटर का किलिंग मैंने बाकायदा पोस्टें लिखी थी। हालांकि उस पर मेरी बहुत आलोचना हुई थी, बहुत लोग सहमत नहीं थे, पर मैंने कहा नहीं, हम इस तरीके से अपने जुडिशियल व्यवस्था को मतलब हम साइडलाइन नहीं कर सकते। पर जिस दिन जो कानपुर वाला जो कौन था जिसका गाड़ी पलटी थी, उज्जैन से पकड़ के लाए थे, दुबे, जी विकास दुबे या विशाल दुबे, या ऐसा कुछ नाम था। हाँ ऐसा ही नाम था उसका, दुबे या तिवारी कुछ ऐसा ही था, नाम नहीं याद है। अपराधियों का नाम कहाँ से जो भी नाम था, नाम भूल गया। अपराधियों को कौन नाम याद रखता है। तो वो दुबे या अतीक या मुख्तार जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की जब बात आती है तो मैं 100% समर्थन करता हूं कि क्योंकि ये लोग जुडिशियल व्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। इनको सजा दे पाना जुडिशरी के लिए बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वो बाबा वाला टेक्निक ही सबसे अच्छी है। सर मैं आज कहता हूं कि काश वो अजमेर में योगी जैसा कोई सख्त मुख्यमंत्री हुआ होता तो ये 32 साल नहीं मिलते। मुझे लगता है कि सर एक तो अव्वल, कल भी मैं ये बात मैंने कही है, कहीं शायद अपने ही चैनल पे कही है, कि अगर योगी का राज रहा होता तो किसी की हिम्मत नहीं है सर आज की तारीख में कि कोई इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे कोई अपराध कर दे, और अगर कर देगा तो 32 घंटा नहीं लगेगा उसको यमराज के पास पहुंचने में। और यही व्यवस्था चाहिए सर। 32 साल बाद अगर आप एक इतने जघन्य, और सर सिर्फ उम्र कैद, सर फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी से कोई भी कम सजा इस पूरे गिरोह के लिए बहुत कम है। और 32 साल मतलब उस जुडिशरी को शर्म नहीं आई, डूब के नहीं मर गए। कि इस केस में आपको 32 साल लग गए सजा सुनाने में। मतलब आप किन कानूनों के पीछे छुपना चाहते हैं? जी कौन सा आपका ऐसा जुडिशियल प्रोसीजर है जो 32 साल तक देश की बेटियों को न्याय नहीं दे सकता? सर एक सोसाइटी के रूप में हमारे लिए, आपके लिए डूब मरने की बात है। बिल्कुल सर, चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा हम लोगों को। बिल्कुल सर। और सर मैंने शुरुआत में ये कहा कि ये जो 32 साल के बाद न्याय का टुकड़ा फेंका गया है कचहरी से, चर्चा करते हुए मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं। जी सर। और मैंने सर आपका चूंकि ऑडियो और वीडियो में थोड़ी सी वो है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज अगर सुनना तो एक छोटी सी चीज में जोड़ूंगा, उसके बाद आप शुरू हो। मैंने शुरुआत में ही ये बात कही सर कि 32 साल बाद ये जो न्याय का सो कॉल्ड टुकड़ा कचहरी में फेंका गया है, सर अभी तो ये जिला अदालत है, जिला अदालत है सर जी। अभी जिला अदालत से ये उम्र कैद की सजा पाके निकले हैं, अभी ये हाई कोर्ट जाएंगे, अभी ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और एक चीज और कह दूं सर,
इनमें से जो खादिम परिवार का जो वो चिश्ती है, जो मुख्य अभियुक्त है, उसने एक समय में अपने आप को मेडिकली पागल तक घोषित कर लिया था। तो कितना ये अभी जो मिली है सजा, वो कितना हाई कोर्ट में टिकेगी, कितना सुप्रीम कोर्ट में टिकेगी, अभी ये तो देखा जाना बाकी। अभी बहुत ज्यादा शर्म हमारे आपके हिस्से आने वाला है सर। जी जी, बोले बाबा जी आप, मेरी बात समाप्त हो गई। और सर मैं इस बात को बड़ा मुखर होके बोलता आया हूं। मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं तो बोल रहा हूं, नेटवर्क आज बहुत खराब है और मेरा इंटरनेट भी गड़बड़ है श्रोता। मैं बोल रहा हूं सर, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मुझे मालूम है कि ये जो महिलाओं के लिए जो ये निर्भया कानून बना है, इसका बहुत सी औरतें बहुत दुरुपयोग करती हैं। इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है पुरुषों को फंसाने सताने में। परंतु जो ओरिजिनल केसेस होते हैं इस प्रकार के, निर्भया कानून निर्दोष निरीह पुरुष, परंतु जो सचमुच के जो असली क्रिमिनल्स हैं, जो महिलाओं पर असली क्राइम हो रहा है, जैसे जो कोलकाता के अस्पताल में हुआ, उन ऐसे क्रिमिनल्स के लिए ये कानून पूरी तरह अपर्याप्त है। सबसे पहले तो इनको इनके अंग भंग करके, इनके लिंग काट करके सबसे पहली सजा इनको जो देने की जरूरत है कि आओ तुम्हारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, लाओ उसी को सबसे पहले। और ये कानून में होनी चाहिए व्यवस्था कि यदि आपका इस टाइप का कोई अपराध आए, इस कानून का बहुत दुरुपयोग करती हैं। ये भी हमसे छुपा नहीं है, ये कानून से भी छुपा नहीं है। परंतु जो सचमुच के इस प्रकार के अपराधी हैं, उनके लिए निर्भया कानून और हमारी ये जुडिशियल व्यवस्था बहुत कम है। इसको और कड़ा करने की जरूरत है। सिर्फ उम्र कैद और सिर्फ फांसी से ही काम नहीं चलेगा, और भी ज्यादा डेटरेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर। और यहां दर्शकों, निश्चित रूप से बाबा जी ने कहा, बहुत सारी उनके वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, ऑडियो पहुंच रही है कि नहीं? मैं जी 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 बिल्कुल पहुंच रही है। मैं अब दर्शकों से मुखातिब हूं और मैं दर्शकों से दो बातें कह के ये वीडियो समाप्त। आप कंप्लीट कर दीजिए बात को, क्योंकि नेटवर्क पुअर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दर्शकों, बाबा जी का नेटवर्क आपको पता ही चल रहा है, लेकिन ये बात बेहद जरूरी थी। बाबा जी ने जो बात कही ना, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि साहब ये कंगारू कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं क्यों आप चाहते हैं इस देश में। लेकिन इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी प्राचीर पर गेस्ट के रूप में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा अदालतों से न्याय मिलने में बहुत देर हो रही है, और साफ साफ खुल के प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त को ये बोला कि अब न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आपको प्रैक्टिकल कानून बनाने होंगे। कलकत्ता की घटना हम सब लोगों के सामने है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी फैसला हुआ, लोगों ने बड़ा उसका उत्सव मनाया कि थप्पड़ पड़ गया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि उस बच्ची को, कलकत्ता की उस जूनियर डॉक्टर को हासिल क्या हुआ, सिवाय इसके कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज का दिन मुकर्रर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और रिपोर्ट किससे मांगी है? ममता सरकार, बंगाल पुलिस से कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जवाब तलब नहीं। रिपोर्ट मांगी गई है सीबीआई से। स्टेटस रिपोर्ट आके सीबीआई दे। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। निर्भया कानून पर जो बाबा जी ने बात कही, मैं 100% सहमत हूं। ठीक है, कभी एक दहेज उत्पीड़न का कानून हुआ करता था, उसके भी बहुत सारे जो है दुरुपयोग होते थे। ST SC एक्ट, उसके भी बहुत सारे दुरुपयोग होते हैं। लेकिन
इस तरह की एक बलात्कार सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं होता दर्शकों, ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। निश्चित रूप से ये न्याय का टुकड़ा जो 32 साल बाद फेंका गया है वो कोई न्याय नहीं है, और जिला अदालत 32 साल में यह सफर तय करती है इस देश के न्याय व्यवस्था को अपनी शक्ल देखने की आवश्यकता है। ये मैं तब कह रहा हूं जब कलकत्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए स्वतः संज्ञान जो कि उन्होंने लिया नहीं था, एक रिट पिटीशन डाली गई थी जिसको कि पत्र याचिका कहते हैं, लेटर पिटीशन कहते हैं कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए, तब उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था। और कोर्ट रूम के वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में है दर्शकों, आपने देखा होगा वहां पर जजेस क्या पूछ रहे थे और बात वहां से निकल के कहां आई कि सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर का शोषण करते हैं। और उस समय बचाव पक्ष में सामने ममता बनर्जी की सरकार का बचाव करते हुए कौन खड़े थे? अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जिनके अपने वीडियो घूम रहे हैं कि वो जज किस तरह से बनाया करते थे। इसीलिए मैंने शुरुआत में वो शेर कहा था कि सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना। ये नहीं होना चाहिए। बाबा जी, आपने इन तमाम मुश्किलों के बीच हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ ये महत्वपूर्ण चर्चा बेहद जरूरी थी, इसलिए खराब नेटवर्क के बाद भी हमने करने का प्रयास किया। आप तक आवाज जरूर पहुंच रही होगी। धीरज रखिए, सहयोग दीजिए और वीडियो को देखेगा जरूर। नमस्कार।